हेलो नमस्ते नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टूडेंट्स कॉर्नर पर। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में असहयोग आंदोलन को फिनिश कर लिया था और मैंने असहयोग आंदोलन में आपको बताया था कि चौरी चौरा में एक जो है विरोध हो गया था, जो कि हिंसक विरोध हो गया था, जिसमें जीआरपी थाने में, जो चौरी चौरा स्टेशन पर जीआरपी थाना था, उसमें जो है 22 जो सिपाही थे वो जलकर जिंदा जलकर मर गए थे। जब ये खबर गांधी जी के पास पहुंची, जो कि गांधी जी कहां थे उस समय, बारदोली गुजरात में थे, उनके पास जब ये खबर पहुंची तो उन्होंने जो घटना घटी थी वो घटी थी 5 फरवरी 1922 को। और जब ये खबर गांधी जी के पास पहुंची, क्योंकि उस समय इस समय जो मीडिया का जमाना है ना, सोशल साइट्स हैं, वो जमाना था नहीं, है ना, तो उस जमाने में खबरें जो थी इधर से उधर थोड़ा लेट पहुंचती थी, तो उनके पास 7 दिन बाद ये खबर पहुंची 12 फरवरी 1922 को। तो उन्होंने उसी दिन असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। और जब असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ तो कांग्रेस को जितने भी बड़े नेता थे उन्होंने कहा कि गांधी जी ने यह बहुत गलत किया है, और ये बिना किसी से पूछे, क्योंकि ये आंदोलन एक का नहीं था, ये आंदोलन सभी का था, और उन्होंने बिना किसी भी बड़े कांग्रेस के नेता से पूछे, बिना विचार विमर्श किए असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देना उनका ये बहुत ही गलत डिसीजन है। सब लोगों ने यही कहा। हालांकि गांधी जी को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी लोगों ने उनके खिलाफ टिप्पणियां कसी। जब गांधी जी ने आंदोलन निरस्त कर दिया तो जो भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे वो उनके विरोध में आ गए, और विरोध में आने के बाद उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कथन कहे, जो कि आपके ठीक बोर्ड पर सामने लिखे हुए हैं, जिसमें डॉक्टर मुंजे बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, उन्होंने गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पेश किया था। यही लिखा है, मैं गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पेश करता हूं। दूसरे सीआर दास हुआ करते थे। गांधी जी किसी भी आंदोलन को सीआर दास ने यह कहा कि गांधी जी किसी भी आंदोलन को शुरुआत तो बहुत अच्छे से करते हैं, चलाते भी ठीक ढंग से, लेकिन उसका अंत जो है, उसके अंत के समय वो बहक जाते हैं, भाग जाते हैं। सीआर दास का ये कहना था, अंत होने से पहले ही भाग जाते हैं। अगर मैं लाला लाजपत राय की बात करूं तो लाला लाजपत राय ने बहुत ही अच्छा तर्क दिया था कि अगर मान लीजिए घर में किसी एक व्यक्ति से गलती हो जाए तो उसकी सजा सब घर वालों को नहीं दी जाती है। ठीक वही उन्होंने कहा कि अगर किसी एक स्थान के पाप के कारण संपूर्ण देश को दंडित करना कहां तक न्याय संगत है। यह लाला लाजपत राय का कथन था गांधी जी के विरोध में, क्योंकि बहुत सारे जो बड़े बड़े नेता थे वो गांधी जी का विरोध कर रहे थे, उसी में लाला लाजपत राय भी थे। उन्होंने भी कहा था किसी भी एक स्थान के पाप के बदले पूरे संपूर्ण देश को दंडित करना कहां तक न्याय संगत है, गांधी जी ये बताइए। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो मेन आते हैं हमारे सुभाष चंद्र बोस। ये भी 1922 में थे। इन्होंने भी एक कथन दिया था। इन्होंने कहा था उस समय, किस समय, जब असहयोग आंदोलन के टाइम, थोड़ा सा ये लाइन की वजह से दिक्कत हो गई है, तो उस समय जनता का जो उत्साह था बहुत ऊंचा था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा उस समय जनता का जो उत्साह था वो बहुत ऊंचा था, आंदोलन को स्थगित करना राष्ट्रीय संकट से कम नहीं था। कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है तो वो राष्ट्रीय संकट है। असहयोग आंदोलन जो हम लोगों को पूर्ण स्वराज की तरफ ले जा रहा था, ठीक है, बहुत अच्छे से जो आंदोलन चल रहा था, वो आंदोलन स्थगित किया गांधी जी ने बिना किसी से विचार विमर्श किए। और ये आंदोलन जो स्थगित करना है ये किसी राष्ट्रीय संकट से कम नहीं है, ये सुभाष चंद्र बोस जी का कहना था। उसके बाद अगर बात करें तो मोतीलाल नेहरू ने कहा कि यदि देश के कन्याकुमारी जैसे हिस्से में अगर कोई ऐसा विरोध हो जाता है या हिंसक घटना घट जाती है तो उसकी सजा हिमालय के एक किसी गांव को क्यों देना, है ना। और बात भी सही है कि अगर आपके घर में ही कहीं किसी एक बच्चे से गलती हो जाए और पुलिस वाला सबको तोड़ने लगे, सबको मारने लगे, तो वो चीज ठीक नहीं है ना। आप बहुत ज्यादा कर सकते हो, उस बच्चे को दंडित कर सकते हो, है ना। सुप्रीम कोर्ट केसेस इसी में तो होते हैं, जो व्यक्ति असल में दोषी पाया जाता है उसी को सजा होती है, ठीक है। वही अगर मैं बात करूं जवाहरलाल नेहरू की, तो उन्होंने कहा हमको बड़ा दुख हुआ जब हमको पता चला कि हमारी लड़ाई तब बंद कर दी गई जब हम सफलता की ओर बढ़ रहे थे। ये था जवाहरलाल नेहरू का कहना कि हमारी लड़ाई तब बंद कर दी गई जब हम सफलता की ओर बढ़ रहे थे। ये था जवाहरलाल नेहरू का कहना, ठीक है। बस इसके बाद अब जो है आपका
असहयोग आंदोलन से कुछ नहीं छूटा, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स थे जो छूट गए थे, मैंने जल्दी इस मतलब हमारा काम जल्दी हो जाए जिस वजह से मैंने इसको ऑलरेडी लिख लिया था। ठीक है, बाकी आज जो है हम लोगों का आज जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा स्वराज पार्टी। आज जो हम लोगों का टॉपिक चलेगा वो चलेगा स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, स्वराज पार्टी के बारे में अगर हम बात करें तो स्वराज पार्टी जो है वो बनाई थी 1922 आंदोलन, 1922 का जो अधिवेशन हुआ था गया में चित्तरंजन दास जी द्वारा, उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत हम लोगों को भी, भाई उसमें अलग अलग प्रांत बांट दिए गए थे, अलग अलग सब लोगों को क्या कर दिया गया था, मतदान मतलब चुनाव में लड़ने के लिए राइट दे दिया गया था। तो जो वो थे चित्तरंजन दास, उन्होंने यही प्रस्ताव पेश किया था कि हम लोग भी क्या करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, हम लोग भी चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने यही प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था, इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था, जिसकी वजह से जो मोतीलाल नेहरू थे और सीआर दास मतलब चित्तरंजन दास जो थे, इन लोगों ने, चित्तरंजन दास जो थे, इन लोगों ने क्या किया कि कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इन लोगों ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। एक तो जब कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया, अब नेता आदमी है ना राष्ट्रवादी नेता जी थे दोनों लोग, तो अब बिना पार्टी के तो कोई काम होना नहीं है, तो इन लोगों ने जो था स्वराज पार्टी का गठन कर लिया था। पहली कंडीशन ये थी। दूसरी ये थी कि असहयोग आंदोलन से नाराज, जो असहयोग आंदोलन का स्थगन था, भाई असहयोग आंदोलन में सीआर दास भी जेल गए थे 1921 में, ठीक है, और 1922 में वापस आके इन्होंने अधिवेशन भी किया था, ठीक है। तो हुआ क्या था कि जब असहयोग आंदोलन ये लोग जेल गए थे, सबने अपना मतलब 100% एफर्ट्स उसमें दिए थे, तो गांधी जी को अकेले हक नहीं था उस असहयोग आंदोलन को खत्म करने का, स्थगित करने का, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि सब लोग नाराज थे गांधी जी के इस डिसीजन से, तो ये भी एक कारण था, क्योंकि कांग्रेस के बड़े लीडर्स में गिनती हुआ करती थी गांधी जी की, तो ये भी एक बड़ा रीजन था कि उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की। किन्होंने? सीआर दास ने। स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी का शुरुआत में स्वराज पार्टी नाम नहीं था। स्वराज पार्टी का शुरुआत में नाम था कांग्रेस खिलाफत, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी इसका शुरुआत में नाम था, ठीक है, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी इसका शुरुआत में नाम हुआ करता था। अब अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें यह कहानी बनती है कि स्वराज पार्टी में चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी का गठन किया था, ठीक है। अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो स्थान था इलाहाबाद, स्थान था इलाहाबाद। अध्यक्ष हुआ करते थे सीआर दास, चित्तरंजन दास, ठीक है। और अगर मैं सचिव की बात करूं तो सचिव हुआ करते थे वही इनके साथ ही सीआर दास के, जिन्होंने साथ में इस्तीफा दिया था कांग्रेस से, वो थे मोतीलाल नेहरू। क्योंकि मैंने आपको 1922 का जो अधिवेशन है गया का, वो मैंने आपको बताया है, उसमें मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने साथ मिलकर एक साथ क्या किया था, कांग्रेस से इस्तीफा कर दिया था और स्वराज दल का गठन किया था, ठीक है। अब अगर मैं बताऊं स्वराज पार्टी में जो है, स्वराज पार्टी में अगर मैं आपको बताऊं तो जो है एक टीम हुआ करती थी, स्वराज पार्टी में एक टीम हुआ करती थी, उस टीम को हम लोग कहते थे हिंद स्वराज या हिंद दल, ठीक है, कहते थे हिंद दल। हिंद दल में
जो है 3 प्रमुख नेता हुआ करते थे, हालांकि चित्तरंजन दास तो थे ही थे, 3 नेता हुआ करते थे। एक थे विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल। दूसरे हुआ करते थे श्रीनिवास, साउथ इंडिया के ये नेता थे श्रीनिवास अयंगर। जैसे हम लोग अपनी अपनी टीम्स नहीं बना लेते तो उसमें ये टीम हुआ करती थी, मेन इंपॉर्टेंट टीम थी, ठीक है। और अगर मैं तीसरे की पॉइंट की बात करूं तो तीसरे पॉइंट पे जो है वो थे एनसी केलकर, एनसी केलकर। ये 3 लोग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंद दल के जो है महत्वपूर्ण नेता हुआ करते थे, महत्वपूर्ण लीडर हुआ करते थे। अगर मैं बात करूं जब इन्होंने स्वराज पार्टी को बनाया तो भाई कांग्रेस में लोगों को क्या हुआ, दिक्कत हुई। तो उसमें अब भाई कारण क्या था इनका स्वराज पार्टी बनाने का? मैंने कहा था ना कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत ये इलेक्शन लड़ना चाहते थे, जो कि कांग्रेस के लोगों ने उस इस्तीफे मतलब उस प्रस्ताव को पारित नहीं किया, उस प्रस्ताव को जो है रद्द कर दिया था, ठीक है, उस प्रस्ताव को रद्द कर दिया था। इसी बात से नाराज होकर सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और एक नए दल का गठन किया। और नए दल में भी भाई अब जब नया दल बना, क्योंकि भाई जब इन्होंने सीआर दास ने ये बात कही, क्या कही कि हमको चुनाव लड़ना चाहिए, तो भाई कांग्रेस में 2 टाइप के लोग होंगे ना, जो चाहेंगे कि चुनाव लड़े और जो चाहेंगे कि ना लड़े। जो चाहेंगे भाई कांग्रेस का जो है टूट हुई, कांग्रेस में टूट हुई। देखिए समझिएगा थोड़ा, कांग्रेस में उस समय 2 टाइप के लोग हो गए थे, ठीक है। एक हो गए थे आपके परिवर्तनवादी, ठीक, एक हो गए थे परिवर्तनवादी जो बदलाव चाहते थे, है ना, परिवर्तनवादी। और दूसरे हो गए थे अपरिवर्तनवादी, वादी। ये 2 टाइप के लोग हुआ करते थे। परिवर्तनवादी में अगर मैं बताऊं तो परिवर्तनवादी में वो लोग थे जो क्या चाहते थे, बदलाव चाहते थे, जिन्हें हम लोग इंग्लिश में प्रो चेंजर कहते थे, प्रो चेंजर। और अपरिवर्तनवादी मतलब नो चेंजर, मतलब ये लोग नहीं चाहते थे कि चुनाव में ये लोग जो है हिस्सा लें। अब परिवर्तनवादी इसलिए चाहते थे चुनाव में हिस्सा लें क्योंकि ये लोगों का कहना था, इन लोगों का कहना ये था कि अगर हम लोग जब तक संसद में नहीं जाएंगे, हम लोग भाई हम लोगों ने क्या करके नहीं देख लिया, हम लोगों ने उग्र राष्ट्रवादी लोगों की विचारधारा देख ली, नरम दल की विचारधारा देख ली, हम लोगों ने गांधीयन युग देख लिया, असहयोग आंदोलन देख लिया, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं हुआ। तो परिवर्तनवादी जो लोग थे वो ये चाहते थे कि परिवर्तन हो। परिवर्तन कैसे हो कि हमारे भारत देश को आजाद कराया जाए, हम लोगों को स्वराज की क्या हो जाए, जो स्वराज की स्थापना हो जाए हमारे देश में, वो लोग ये चाहते थे सिर्फ। तो परिवर्तनवादी ये चाहते, लेकिन अपरिवर्तनवादी क्या कहते थे कि अरे ये लोग संसद में घुस जाएंगे, जैसे आज के नेता हैं, वादा तो कर देते हैं लेकिन वादा पूरा नहीं करते हैं। तो वही चीज है कि अपरिवर्तनवादी ये चाहते थे कि अरे कल को ये लोग संसद में पहुंच गए जीत जात के, तो क्या होगा, ये लोग अपने वादे से मुकर जाएंगे, ये भी अंग्रेजों के इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे, अंग्रेज जो कहेंगे वही करेंगे। तो परिवर्तनवादी में भी कुछ नेता हुआ करते थे और परिवर्तनवादी में भी कुछ नेता हुआ करते थे। तो मैं बताऊं परिवर्तनवादी में अगर नेता हुआ करते तो वो पहले नेता जो थे वो थे सीआर दास, ठीक। दूसरे थे मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, ठीक है। और अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूं तो तीसरे थे विट्ठल भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाई, है ना, विट्ठल भाई पटेल। ये लोग जो थे ये चाहते थे कि परिवर्तन हो जाए। इसके अलावा भी और नेता थे लेकिन वो इतने महत्वपूर्ण नहीं थे। ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण नेता थे। और अगर मैं बात करूं अपरिवर्तनवादी की तो अपरिवर्तनवादी में सबसे पहले आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं लाला
लाजपत राय। तीसरे नंबर पर आते हैं विट्ठल भाई पटेल के भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इनका पूरा नाम है, आप जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मोतीलाल नेहरू जी के साहिबजादे है ना, चाचा जी, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। और अगर मैं नाम बताऊं आपको तो एक नाम है इंदुलाल याग्निक का, इंदुलाल याग्निक, याग्निक। और अगर मैं एक नाम आपको बताऊं तो एक नाम और है जो इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4 5, और एक नाम और है इंपॉर्टेंट, सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। ठीक, ये लोग परिवर्तन नहीं चाहते थे, अपरिवर्तनवादी थे। और परिवर्तनवादी में सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल थे, जो चाहते थे कि हम लोग संसद में घुस जाएं, संसद से ही जाकर अब भारत का कल्याण हो पाएगा। ये लोग ये चाहते थे। और ये लोग चाहते थे क्या कि अगर ये लोग संसद में पहुंच गए, ये लोग फिर वही बात है कि जैसे ब्रिटिशर्स करते हैं वैसे ये लोग भी करेंगे, तो हमारी जनता का कोई भी देखने वाला नहीं होगा। तो बस ये लोग इसलिए इस बात का परिवर्तन मतलब नहीं चाहते थे। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो 1923, हाँ एक डेट और यहां पर आप याद रखिएगा स्वराज पार्टी की, कि इसकी जो तिथि थी, मतलब इसकी जो ईयर था, वर्ष था, ये बना था 1922 में अधिवेशन हुआ था, 1923 में ये पार्टी बन गई थी जनवरी में, 1923 जनवरी में ये पार्टी जो है बन गई थी। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाइनटीन 1923 में ही जो था केंद्रीय व्यवस्थापिका का चुनाव हुआ, वही एग्जीक्यूटिव का, ठीक है, उसका चुनाव हुआ। और जब चुनाव हुआ तो भारत में उस समय कुल 100 सीटें हुआ करती थी। भारत में उस समय कुल 100 सीटें हुआ करती थी। अब 100 सीटों में आप लोग थोड़ा गेस करिएगा, कमेंट करके बताइए कि कितनी सीटें स्वराज पार्टी को मिली थी। ठीक है, कितनी सीटें स्वराज पार्टी को मिली थी। ठीक है, केंद्रीय व्यवस्थापिका का चुनाव हुआ था 1923। केंद्रीय व्यवस्थापिका का चुनाव हुआ। केंद्रीय व्यवस्थापिका का जब चुनाव हुआ तो जो स्वराज पार्टी थी, स्वराज पार्टी को 100 में से कई बुक्स में 41 दिखता है और कई बुक्स में 42 दिखता है, इतनी सीट्स मिली थी। केंद्रीय व्यवस्थापिका के चुनाव में स्वराज पार्टी को 41 या 42 सीटें मिली थी 100 में से। जब मतलब सीधी सी बात है, 41 या 42 सीटें मिली थी 100 में से, उस समय ये पार्टी जो थी चुनाव जीत गई थी। चुनाव जीत गई थी उस समय ये पार्टी। और जब ये पार्टी चुनाव जीत गई तो सीधी सी बात है, उगते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता है। तो जब ये पार्टी जीत गई तो कांग्रेस के जो गद्दावर नेता हुआ करते थे, वो नेता, कांग्रेस के जो गद्दावर नेता हुआ करते थे, वो नेता कांग्रेस छोड़कर स्वराज पार्टी को ज्वाइन करने लगे। कांग्रेस के वो नेता स्वराज पार्टी को ज्वाइन करने लगे। अच्छा, एक प्रश्न और बनता है कि बिहार से क्वेश्चन बनता है कि बिहार से स्वराज दल, बिहार से स्वराज दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? बिहार से स्वराज दल का नेतृत्व कौन
कर रहा था। ठीक है, बिहार से स्वराज दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो ये एक प्रश्न बनता है जिसका उत्तर है श्री कृष्ण सिंह। जिसका उत्तर है श्री कृष्ण सिंह एक नेता हुआ करते थे बिहार के, जो कि बिहार से स्वराज पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह ही वो नेता थे जो स्वराज दल का बिहार राज्य से क्या कर रहे थे? नेतृत्व कर रहे थे, क्योंकि बिहार राज्य 1912 में बन चुका था। ठीक है, तो जब ये लोग जीत गए तो क्या हुआ कि जो कांग्रेस के गद्दावर नेता हुआ करते थे वो कांग्रेस छोड़कर मतलब स्वराज दल को जो थे ज्वाइन करने लगे थे। अब अगर मैं बात करूं उसके बाद जो है एक चुनाव हुआ, नगर पालिका का चुनाव। भाई इस चुनाव के बाद ही 1925 में, इस चुनाव के बाद ही 1925 में जो है फिर से चुनाव हुआ, नगर पालिका का चुनाव। नगर पालिका का चुनाव हुआ। अब अगर मैं बताऊं नगर पालिका का जब चुनाव हुआ तो पहले जो मेयर थे पटना से चुने गए, पटना से चुने गए पहले मेयर, पटना के प्रथम मेयर जो थे वो बनाए गए थे, पटना के प्रथम मेयर। ठीक है, कौन थे ये आप बताइए कमेंट में। उसके बाद इलाहाबाद के कौन थे? इलाहाबाद के कौन थे? फिर अगर मैं बताऊं, आप पूछूं आपसे तो बताइए कलकत्ता के कौन थे? ठीक, कलकत्ता के कौन थे? फिर अगर मैं बताऊं पूछूं आपसे तो अहमदाबाद के कौन थे? तो इन भाई आप समझिएगा कि जब ये 1923 में जब यहां पर जो है जीत गई थी आपकी स्वराज पार्टी, तब बिहार कांग्रेस के जो गद्दावर नेता हुआ करते थे, जो कभी परिवर्तनवादी थे, वो परिवर्तनवादी के तौर पर स्वराज पार्टी को ज्वाइन करने लगे। और जब फिर नगर पालिका का चुनाव हुआ तो फिर से स्वराज पार्टी क्या हो गई? जीत गई। और जब स्वराज पार्टी जीत गई तो पटना के प्रथम मेयर बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि एक अपरिवर्तनवादी नेता थे, बाद में ये कांग्रेस से छोड़कर डिजाइन देकर स्वराज पार्टी में आ गए थे। और इलाहाबाद से बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक, अगर मैं बात करूं कलकत्ता से बनाए गए थे CR दास। ठीक, और अगर मैं बात करूं अहमदाबाद से तो अहमदाबाद से बनाए गए थे विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के भ्राताश्री हुआ करते थे। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होगी कि नगर पालिका के चुनाव में कौन कौन क्या क्या बना। पटना के पहले मेयर कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इलाहाबाद के पहले मेयर बने जवाहरलाल नेहरू। कलकत्ता के पहले मेयर बने CR दास। अहमदाबाद के पहले मेयर बने विट्ठल भाई पटेल। उसके बाद स्वराज पार्टी में हुआ क्या? जब स्वराज पार्टी को 1923 में 41 और 42 सीटों के साथ जीत मिली, तो आप लोग एक बात और ध्यान रखिए, संसद जो लोकसभा में स्पीकर होता है उसकी पोस्ट भी तो इसी पार्टी को दी गई होगी। तो स्पीकर के तौर पर जो थे वो नियुक्त हुए कौन? वो नियुक्त हुए विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल स्पीकर के तौर पर यहां पर नियुक्त हुए। प्रथम स्पीकर हुआ करते थे स्वराज पार्टी की ओर से विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, विट्ठल भाई पटेल पहले स्पीकर हुआ करते थे। तो ये सारी कहानी थी आपके स्वराज पार्टी की। ठीक है, स्वराज पार्टी का जो गठन था वो अध्यक्ष थे कौन? CR दास। मोतीलाल नेहरू सचिव हुआ करते थे और इसका जो गठन था वो स्थान था इलाहाबाद में। उसके बाद जो वर्ष था वो था 1923। और जब स्वराज पार्टी ने पहला चुनाव लड़ा तो 41 और या 42, कुछ बुक्स में 41 सीटें मिलती है, कुछ बुक्स में 42
तो इतनी सीटें मिली 100 में से। और जो प्रथम स्पीकर थे वो विट्ठल भाई पटेल बनाए गए थे। नगर पालिका के जब इसके बाद चुनाव हुआ, नगर पालिका का जब इसके बाद चुनाव हुआ, केंद्रीय व्यवस्थापिका के चुनाव के बाद, तो पटना के प्रथम जो मेयर थे वो राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। कलकत्ता के जो मेयर थे वो बनाए गए आपके CR दास। इलाहाबाद के जो मेयर थे वो बनाए गए जवाहरलाल नेहरू। और अहमदाबाद के बनाए गए विट्ठल भाई पटेल। तो इतनी सी कहानी थी आपके स्वराज पार्टी की। अब स्वराज पार्टी तो बन तो गई, लोग बार बार क्या कर रहे थे, इससे इस्तीफा देकर, मतलब कांग्रेस से इस्तीफा दे देकर क्या कह रहे थे, इसमें जुड़ रहे थे स्वराज पार्टी में। अब जो था अस्तित्व, किसका अस्तित्व, कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व खतरे में आ गया, क्योंकि जब सदस्य ही नहीं होगा तो कांग्रेस पार्टी कैसे बनी रहेगी। तो आप लोगों को जैसा कि मैंने बताया था कि 10 मार्च 1922 को, भाई 12 फरवरी 1922 को जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। 12 मार्च 1922 को असहयोग आंदोलन को जब स्थगित कर दिया गया था, तो उसके बाद समझिएगा, यहां पर थोड़ा समझिएगा कि 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ, है ना, स्थगित। उसके बाद इसके बाद जो डेट आती है वो आती है 10 मार्च 1922। इस दिन 10 मार्च 1922 को गांधी जी को जेल भेज दिया गया 6 वर्ष के लिए। गांधी को जेल भेज दिया गया था, ठीक है, कितने वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए। गांधी को 6 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया था, लेकिन गांधी जी ने खाना पीना छोड़ दिया, जिस कारण उनकी क्या हो गई, तबीयत बिगड़ गई। गांधी जी ने जो है 6 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया था गांधी जी को 10 मार्च 1922 को, लेकिन गांधी जी ने खाना पीना त्याग दिया था, खाना पीना त्यागा, तबीयत खराब हो गई, ठीक है, उनकी तबीयत खराब हो गई और तबीयत खराब के चलते उनको रिहा कर दिया गया 1924 या 25 में। हाँ, तबीयत खराब हो गई 1924 में, तबीयत खराब हो गई 1924 में, जेल से छूट गए, क्योंकि अंग्रेज लोग जानते थे कि अगर गांधी जी को जेल में कुछ हो गया ना तो जो भारतीय लोग हैं वो हमको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, तो जेल से छूट गए। और जब जेल से छूट गए, गांधी जी जब जेल से छूटे तो क्या हुआ, उसके बाद जो था वो गांधी जब जेल से छूटे तो हुआ गांधी दास समझौता, गांधी दास समझौता हुआ, गांधीदास समझौता। और जब गांधीदास समझौता के कारण भी समझिएगा, जब गांधीदास समझौता हुआ तो स्वराज पार्टी का विलय कर लिया गया कांग्रेस पार्टी में, स्वराज पार्टी का विलय कर लिया गया कांग्रेस पार्टी में। अब गांधीदास अगर मैं आपको बताऊं तो गांधी जी को तो आप जानते ही होंगे, गांधी जी हमारे प्यारे बापू, दास का मतलब है CR दास, क्योंकि अध्यक्ष तो स्वराज पार्टी के यही थे। तो गांधी और CR दास के बीच में क्या हुआ, आपका समझौता हुआ कि आप जो है स्वराज पार्टी को क्या कर दें, कांग्रेस में विलय कर दें। और जब ये बात हुई, क्योंकि कांग्रेस के आप लोग नेता जानते थे, गांधी जी काफी बड़े नेता थे, तो CR दास उनकी बात को काट नहीं पाए। और आप लोग यह तो जानते थे कि जो कांग्रेस के नेता हुआ करते थे बहुत ही बड़े राजनीतिक महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, तो इसीलिए जो थे, अब गांधी जी भी उसी में से एक थे। तो गांधी जी ने यह कहा कि आप कांग्रेस को खत्म मत होने दीजिए, क्योंकि कांग्रेस काफी पहले से बनी हुई है, 1885 से, अब 1924 में चल रहा है, अब ये खत्म हो जाना ठीक नहीं है, हमारे भारत देश की छवि ही खराब होगी। तो इसलिए उन्होंने उनसे ये कहा, CR दास से कहा
कि आप स्वराज पार्टी का कांग्रेस में विलय कर लीजिए, विलय कर लीजिए। बस यही हुआ, स्वराज पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया। और जब विलय हो गया तो कुछ प्रोग्राम्स चले, है ना, कुछ जो है उसके प्रोग्राम्स चले। वो कार्यक्रम क्या थे वो भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। प्रश्न बन जाता है कि गांधी-दास समझौते के बाद कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रोग्राम चले थे। तो पहले प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो भारत में खादी आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक, दूसरा शर्त ये रखी गई, दूसरा प्रोग्राम ये चला कि कांग्रेस से कोई सदस्य इस्तीफा नहीं देगा। कांग्रेस से कोई सदस्य इस्तीफा नहीं देगा। ठीक, तीसरी बात अगर मैं बात करूं तो तीसरी बात, स्वराज पार्टी के उम्मीदवार होंगे, स्वराज पार्टी के उम्मीदवार कांग्रेस का, भाई सदन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे, सदन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये 3 प्रोग्राम्स थे जो कि चलाए गए थे, कब, गांधी-दास समझौता के दौरान डिसाइड हुए थे। ये सारे जो है प्रोग्राम्स चलाए गए थे। भारत में खादी आंदोलन की शुरुआत जो है कांग्रेस से होगी, ठीक है, कांग्रेस करेगी और सदस्य इस्तीफा नहीं देंगे। और स्वराज पार्टी के उम्मीदवार जो भी हैं वो सदन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो यही एक कहानी है छोटी सी स्वराज पार्टी की और गांधी-दास समझौते की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद।